नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब अपना दूसरा जलसा कर रहे हैं लिया में, साउथ पंजाब के अंदर। इससे पहले वो एक जलसा बहुत बड़ा भक्कर में कर चुके हैं। खान साहब ने ईद के बाद कोई इंतजार नहीं किया, ईद के अगले ही दिन मंडे से उन्होंने वो साउथ पंजाब में लैंड कर गए और दिन में दो दो जलसे कर रहे हैं। ईद से पहले उन्होंने 6 तारीख को सेंट्रल पंजाब में यही अमल शुरू किया था, जहां वो दिन में 2 या 3 जलसे उन्होंने करते थे, शेखुपुरा, लाहौर, उसके बहुत से इलाकों में। लेकिन अब वो इस वक्त साउथ पंजाब में है, जहां बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों ही जमातें इस वक्त, एक तरफ PMLN है मैदान में, एक तरफ PTI है। दोनों ही दावा करते हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर PTI ये कहती है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और उनकी बहुत ज़्यादा वो सीटें जीतेंगे, खान साहब ने तो ये भी कह दिया है कि वो सारी ही सीटें शायद जीत जाएंगे, एक सीट को छोड़ के। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया कि 16 सीटें जो है वो PMLN जीत जाएगी। हमजा शहबाज को 9 सीटें चाहिए 186 का मैजिक नंबर पूरा करने के लिए। ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि एक रिगिंग या मैनेजमेंट की बहुत बड़ी तादाद में तैयारी हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि PMLN के सिटिंग मिनिस्टर्स, दूसरा या तीसरा मिनिस्टर जो है, आज मलिक अहमद खान साहब ने रिज़ाइन कर दिया, वो भी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। इससे पहले अवैस लगारी साहब ने रिज़ाइन किया। ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त आज़ादी सहाफ़त और मीडिया और एक ट्रेंड जो है, जहां पे एक अल्फाज को ना सुन सकना, टॉलरेंस ना करना, उसको एक वायलेंट एक्ट में बदल देना, उस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल करना फिजिकल सेंस में, ये ट्रेंड किस तरफ इंडिकेट करता है एक ऐसे मुल्क में जिसके ऊपर दुनिया भर ये समझती है कि यहाँ पर इंटॉलरेंस जो है इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है। तो 4 मेरे पास बहुत ही डिस्टिंग्विश मेरे साथ सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जनाब मुशर्रफ ज़ैदी साहब, जो कि ग्लोबल एंड पब्लिक पॉलिसी वर्क में एक्सपर्ट हैं, बहुत लिखा, फाउंडिंग मेंबर हैं तबद लैब के, जो एक थिंक टैंक है जिसने बड़ी वेल रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं पब्लिश की हैं। वेरी थैंक्स फॉर मुशर्रफ ज़ैदी फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियोज। मज़हर अवाज़ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात करते हैं, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। सईद काजी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुझे फोन लाइन के ऊपर लाहौर के करीब से ज्वाइन कर रहे हैं। अतर काज़मी साहब पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, BBC के साथ काम कर चुके हैं, इस वक्त बरतानिया में है, मुझे ब्रिटेन से ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये इलेक्शन जो है ये कितने सिग्निफिकेंट होंगे इस वक्त जो हमारे सामने ट्रेंड डेवलप हो रहा है? मेरा तो ख्याल है बहुत सिग्निफिकेंट हैं, इनकी बहुत गहरी अहमियत है। अगर इसमें PML नून जो है वो एक थम्पिंग विक्ट्री नहीं डिलीवर कर पाती, तो जो बयानिया है इमरान खान और PTI का कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद और PDM थम्पिंग क्यों चाहिए, नो चाहिए खाली हमजा को? नहीं, आई थिंक थम्पिंग इसलिए चाहिए कि एक मॉरल अथॉरिटी टू गवर्न जो है वो उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए। मेरा अपना पर्सनली ये व्यू है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक इंटरवेंशन, जिस तरह 2018 में PTI की हुकूमत एक इंटरवेंशन के थ्रू आई, इसी तरह ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी उसी तरह हुआ। इस रद्द अमल के बाद भी, जिस तरह 2018 के बाद भी, मैंने आपके शो पे भी और दीगर मैं कहता रहा, ये जब तक लोग जो है सुनते रहे कि 2018 के इलेक्शन बेशक उसमें बहुत सारे इश्यूज होंगे और थे, लेकिन एक रिट टू गवर्न या एक मैंडेट टू गवर्न जो है वो माना जा सकता था उस वक्त, बेस्ड ऑन हिज जनरल पॉपुलैरिटी, और एक नंबर ऑफ सीट्स तो हर सूरत में उनको मिलनी थी। ठीक है, ऊंच नीच जो हुई वो गलत हुई, नहीं होनी चाहिए थी, और शायद वो हुकूमत ना बना पाते उसके बगैर, लेकिन एक उनको स्पेस जो है बेस्ड ऑन जो माहौल था उस वक्त वो उनको मिली, और 3.5 साल तकरीबन 4 साल उन्होंने हुकूमत की। ये जो इस वक्त हुकूमत है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके लिए जो स्पेस होगी वो इस बाई इलेक्शन से बननी है। इतना इंपॉर्टेंट है मेरा ये ख्याल है कि एक तो वैलिडेशन हो जाएगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की काफी हद तक। पंजाब एक मेरा ख्याल है वेदर बेल है, डिटरमिन करता है पूरे मुल्क के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है हमारा, और 20 सीटें एक छोटी तादाद नहीं है। और दूसरी बड़ी वजह इसकी ये कि सूबा पंजाब में मुस्तहकम किस्म की हुकूमत जो है उसके बगैर वैसे इस मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल है। अगर थम्पिंग विक्ट्री ना हुई और बिल्कुल थिन मार्जिन हुआ, तो अगेन जो PTI का बयानिया है उसमें एक और जो है जोश इसी चीज को मैं लेके, मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या समझ आती है कि जैसे कि मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने कहा कि हुकूमत चूंकि पंजाब में हमजा की है, उनके वाले साहब जो हैं वो चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर उनको बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी नहीं मिलती, लेकिन नंबर्स गेम भी ट्रिकी है, अगर वो सिर्फ 9 सीटें लेते हैं
तो 186 पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन असेंबली के अंदर 4 इंडिपेंडेंट है, एक राहे हक है, एक नाराज ग्रुप भी है, और हम और परवेज इलाही जो है वो जोड़ तोड़ के माहिर है। तो आपको क्या समझ आ रही है कि हमजा के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? शुक्रिया मोहित, माफ कीजिएगा, शुक्रिया मोहित। देखिए, सबसे पहले तो दोनों पार्टी के लिए बहुत अहम इलेक्शन है। मुस्लिम लीग नून के लिए इसलिए अहम है कि मुस्लिम लीग नून का अब तक जो भी उनकी रेपुटेशन है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का वोट इंटैक्ट है। मुस्लिम लीग नून इससे पहले के बाई इलेक्शंस जीतती आ रही है, और मुस्लिम लीग नून जाहिर है अगर ये शिकस्त होती है मुस्लिम लीग नून को, तो इससे आइंदा इलेक्शन पर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे उनके लिए। तो ये तो मुस्लिम लीग नून का सीधा सीधा वो है कि उन्हें बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर दी हैं। 9 या 10 का टारगेट नहीं है उनका, क्योंकि 9 या 10 नहीं भी होती, 9-10 सीटें वो जीत लेते हैं। नहीं सर, 9 या 10 सीटें अगर जीतते हैं तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होगी। जिस तरह आपने खुद भी कहा, वैसे भी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होगी, और इवन अदरवाइज भी कि अगर वो इतनी सीटें जीतते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान जो है वो तमाम तर जो पिछले 3-3.5 साल में उस्मान बुज़दार पे तनकीद होती रही सारे उनकी परफॉर्मेंस पे, तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं हुई। और याद रखें कि इसमें इन इलेक्शन में 20 में से 10 सीटें ऐसी हैं जो आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें इमरान खान के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये इलेक्शन, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनका पूरा बयानिया बेस करता है, उनकी पूरी तहरीक बेस करती है कि हमें सिर्फ जलसे जुलूसों नहीं बल्कि वो पोलिंग स्टेशन तक और बैलेट बॉक्स तक में कामयाबी हासिल हो रही है। और ये इसलिए जो खान नशिस्तें नहीं मिलती तो ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए एक झटका होगा। तो मेरे ख्याल है दोनों जमातों के लिए ये मेक और ब्रेक है। और इस इलेक्शन में मुझे कोई अनडिसाइडेड वोटर नहीं लग रहा, कोई ऐसा वोटर नहीं नजर आता कि जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कहां जाए। बहुत क्लियर कट इलेक्शन है। एक फैक्टर तहरीक लब्बैक का जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है इतना पोलराइज्ड इलेक्शन अमूमन 50% आता है वोट, यहां आप समझते हैं कि 60-65% वोट भी टर्नओवर हो सकता है? मुझे बिल्कुल ये लगता है, क्योंकि टेंस इलेक्शन है, कांटे का इलेक्शन है, दोनों के स्टेक्स बहुत हाई हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये टर्नआउट ज्यादा होगा। टर्नआउट ज्यादा होगा। सईद काज़ी साहब, अगर टर्नआउट ज्यादा होता है और हमजा को 9-10 सीटें चले उनको मिल जाती हैं, कहा जा रहा है कि उनके लिए इंतजामिया जोर भी बहुत लगा रही है, जिसकी हुकूमत होती है, स्टेक्स भी बहुत ज्यादा हाई हैं, मिस्टर XY का भी इल्जाम बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर हमजा सिर्फ 9 ही सीटें लेते हैं, 10 ही सीटें लेते हैं, तो क्या होगा? आपको क्या समझ आ रहा है? आप तो ज़ाहिर है पंजाब की पॉलिटिक्स को बहुत, मैं आपको रोज सुनता हूं, बहुत गहरा देखते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जो अगर तो मैनेज होना है तो ये हो जाएगा। अब इसको देखने के 2 पहलू हैं। एक तो ठीक है, हमारा पेशा है सियासी तजज़िये करना, कौन जीतेगा, कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा करोड़पति, तो इस लेवल तक तो ये बातें हमारी बहुत अच्छी। लेकिन बात ये है कि इस मुल्क में ये 20 सीटें मुस्लिम लीग नून ले जाए या 20 PTI ले जाए या चले आधी आधी कर लें, ये इस वक्त मसला क्या है? मसला ये है कि आपका एक इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है और आपके पास 5 हफ्ते से ज्यादा इंपोर्ट के पैसे नहीं है और आपको IMF कुछ नहीं दे रहा। ये है। ये बाकी इलेक्शन जो है, ये मुझे पता है कोई भी जीत जाए, ठीक है, तो क्या जमीन पे फर्क अवाम को? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो तो पाकिस्तान के माशी और पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उनमें और गवर्नेंस के चैलेंजेस में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि जब ये जो क्राउड मोबिलाइजेशन इतनी हो रही है जो सेंट्रल पंजाब में और साउथ पंजाब में इमरान खान कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में हम देख रहे हैं कि उस किस्म की क्राउड मोबिलाइजेशन दूसरी साइड से नहीं हो रही। पता तो इलेक्शन के दिन ही चलेगा, लेकिन अगर टर्नओवर भी बढ़ जाता है तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? फिर जो आपने कह रहे हैं कि मैनेज हो ही जाएगा, अगर टर्नओवर ही 60% से ज्यादा होता है फिर भी मैनेज हो जाएगा? जमीन पे सूरत हाल ये है कि जो एक तो वैसे लोगों का बुरकस निकल गया, दूसरा वैसे डिस्क्रेडिटेड थे ये, तीसरा किधर से हम इखलाक किधर से लेके आए जहाँ पे जमानतों पे हों आपके हुक्मरान, और जो किस तरह होता रहा। और अब देखना ये है कि ये 17 तारीख को मैनेज कैसे होना है। इसमें देखिए, क्योंकि मैं इसको एज ऑफ एक्सपोजर कहता हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ने, मीडिया ने, हर आदमी के हाथ में कैमरा है। इस वक्त पाकिस्तान में 18 करोड़ साथी हैं अपने तई, जो और उनमें वो भी होंगे। तो ये अब इसको अब कैसे मैनेज करते हैं? कैसे मैनेज करें? वो बात ठीक है आपकी, ठीक वो है। अब बात आपकी ठीक है कि ऊपर हुक्मरान इशराफिया के हवाले से
स्टेक्स बड़े हाई हैं, अवाम के कोई स्टेक्स नहीं है, अवाम को कोई सस्ता पेट्रोल नहीं मिलना, 20 सीटें को एक ले जाए ये ठीक है, दूसरा ले जाए। जरा अतर काज़मी साहब को आने दीजिए, आम आदमी से कट चुकी अतर काज़मी को आने की दीजिए। बात करते ठीक, अतर काज़मी की बात कर लेते हैं। अच्छा क्विकली Sorry? मैं जरा अतर काज़मी साहब को भी ले लूं, आप मेरे साथ ही हैं। अतर काज़मी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आपने तीनों लोगों को, हमारे गेस्ट को सुन लिया, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं काफी हद तक तीनों गेस्ट से एग्री करता हूं। यहां पे जो स्टेक है, स्टेक पे सिर्फ पंजाब की हुकूमत नहीं है, पूरा ये निजाम है, और जिन लोगों ने ये निजाम कायम किया है उन सब की रेपुटेशन इस वक्त स्टेक पे है। और इस वक्त जो हमजा शहबाज का जीतना सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए नहीं, ये जरदारी साहब के बेटे का मुस्तकबिल है, मौलाना के बेटे का मुस्तकबिल है, असफन यार वली साहब के बेटे का मुस्तकबिल है। इन सब लोगों की औलादों का जो सियासी मुस्तकबिल है वो इस वक्त हमजा शहबाज के ऊपर उसका दारोमदार है। तो ये निजाम और ये सारे लोग, ताकतवर लोग, उनकी कोशिश होगी किसी ना किसी तरीके से इसको मैनेज किया जाए और हमजा शहबाज साहब को जितवाया जाए। अगर हमजा शहबाज हारते हैं तो सेंटर के अंदर भी हुकूमत कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो भी स्टेक पे है। अगर इमरान खान साहब हार जाते हैं तो फिर ये जो बयानिया उन्होंने जो लहर बनाई है, लोग कहेंगे कि जनाब ये जलसों की हद तक तो थी लेकिन ये वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकी। लेकिन उसमें फिर जो दूसरा फैक्टर है मिस्टर एक्स वाला, और आज इमरान खान साहब ने दोबारा बात की और उन्होंने कहा वो जो ताकतवर लोग हैं जिनके पास ताकत है, आपने फैसला करना है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे या फिर हम श्रीलंका वाली सूरत-ए-हाल की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इसमें बहुत सारों का मुस्तकबिल जो है ना वो स्टेक पे लगा हुआ है। अच्छा, मैं सही कर सब आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि ब्रेक के बाद मैं चाहता हूं कि मीडिया के इश्यूज को डिस्कस करें, क्योंकि आप जरा सियासत को गहरा देखते हैं। आपने कहा मैनेज हो जाएगा, दूसरी तरफ से एक्सपेक्टेशन ये है कि वीडियो टीम्स होंगी, 60% से ज्यादा टर्नओवर हो जाएगा। जो बच्चे, जो लड़कियां 14 साल के थे 2018 में, वो अब 18 के हो गए हैं, जो 15 के हैं 19 के हैं, जो 16 का था वो अब 20 का है, जो 17 का था वो 21 का है। तो ये जो टर्नओवर है ये इमरान खान को फेवर करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कि इमरान खान का भी कैरियर एट स्टेक है और हमजा और शहबाज का भी कैरियर एट स्टेक है, और जाहिर है मिस्टर एक्स वाई का भी जिक्र है। तो आप एक हमें प्रेडिक्शन कर दें जरा क्विकली। मुझसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, आपसे फिर मैं ब्रेक पे जाना। देखिए खान इज गोइंग टू स्टे इन दी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह उनको जिंदगी दे, और ये जो इश्यूज हैं वो उनको आप माइनस नहीं कर सकते। हर वो कदम जो उनको आप यानी एक लिहाज से उनके कद को छोटा करना या उनको गैर मुअस्सर करने की हर कोशिश उल्टी हो रही है, और ये बड़ा क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन आप उसको कैसे निकालेंगे? 5 साल तो उसको देने पड़ेंगे आपको, अगर आप, या फिर ये है कि इतना इनकलाबी प्रोग्राम लेके आए मुस्लिम लीग नून के गोल से एक पार्टी बन जाए, तो ये होना कोई नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो खान है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, इलेक्शन मैनेज कर लें आप, वो उधर ही खड़ा होगा, उसको और मटीरियल दे देंगे आप। अगर ये इलेक्शन क्लमजीली हैंडल किया जाता है, या इसको किस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है कि सारे इलेक्शन रिग्ड हुए हैं और ये सियासतदान ही कहते हैं, तो वो अगर उस तरह से हुआ तो एक और मजे का खेल सिचुएशन होगी। खान साहब के पास एक और आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, लोग और उनके पीछे जाएंगे। ठीक है, हम खुद धक्के देके लोगों को खान के पीछे भेज रहे हैं, पीछे बढ़ा के। सही है, और इस तरह की मैं क्विकली वो एक्चुअली टाइम मसलसल चेंज हो रहा है मेरे कान में, वो बता रहे हैं। अगर एक इलेक्शन हमजा को मिल जाती है 12-13 सीटें, ठीक है, जो है रिक्वायर्ड, लेकिन साथ ही बड़ी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि फॉर्म 14 नहीं मिले, 15 नहीं मिले, रिजल्ट चेंज हो गए, जिसके 80 थे उसके 40 हो गए, जिसकी 40 से 80 खप पड़ गई, कुछ जगहों में वायलेंस हो जाती है, लाहौर फैसलाबाद में। फिर इस इलेक्शन के रिजल्ट की अहमियत क्या रहेगी? वही अहमियत रहेगी जो 2018 के थे। जिनको 2018 के इलेक्शन की, जी वहां वायलेंस वगैरह तो नहीं हुई थी। 18 के इलेक्शन में वायलेंस नहीं हुई। आप चेक कर लें कि कितनी हलाकतें हुई थी 18 के इलेक्शन में, कितने कमरे बंद किए गए थे, कितनी जगह पे ये जो फॉर्म 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 मुख्तलिफ तरह के फॉर्म्स थे वो गायब हुए। ये सारा कुछ कोई छुपा ढका तो नहीं था। तो अगर वो 2018 में हम सब के लिए काबिल कबूल था, जो किसी न किसी हद तक हम चारों के लिए था, जो चार हम हैं और 5 हम 5 हैं, हम 5ओं के लिए किसी न किसी हद तक ये काबिल कबूल था। अदरवाइज हम शोर मचाते रहते, लेकिन हमने नहीं मचाया। हमें पता था कि भाई पाकिस्तान में जो हुदूद हैं उनके अंदर जो है थोड़ा बहुत शोर मचा लिया, कभी आप ज्यादा लेफ्ट पे चले गए, कभी हम ज्यादा राइट पे चले गए, वापस हम दायरे के अंदर ही रह के बॉल को खेलने की कोशिश करते हैं। भी शुरू हुई हुकूमत के लिए करना भी, गवर्न भी करना मुश्किल। कोई खास तो नहीं यार, सबसे ज्यादा जो मुश्किल वक्त था हुकूमत के लिए वो TLP ने फराम किया। ज्यादा से ज्यादा अगर आप याद करें तो मौलाना साहब का नवंबर 2019 का जलसा था, वो भी बगैर इजाजत के वो नहीं होना था।
तो उसके लिए भी एक कोई ना कोई ब्लू टिक नहीं होगा, लेकिन कोई ग्रीन टिक तो जरूर था। तो कहने का मकसद यह मोहित साहब कि अगर हुक्मरान जो सबसे अहम ओहदेदारान हैं इस मुल्क के, उनका यह फैसला है कि ये एक्सेप्टेबल होगा तो ये एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो इमरान खान और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनका जो बयानिया है, ऑलरेडी उन्होंने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन रिग्ड है। जो भी इलेक्शन इमरान खान हारते हैं वो रिग्ड होता है, और बाकी जो है वो रिग हो या ना हो वो ठीक होते हैं। तो अगर पहले से फैसला हो गया है, और मेरे कुछ दोस्तों का, मुझे सबसे ज्यादा मजेदार तज्जिया जो है ना टीवी पे वो काज़मी साहब का लगता है, लेकिन उनका थोड़ा सा जो तो आप समझते हैं जो बैंड है वो भी इंतजामी ढांचा है वो इस इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल होगा। लेकिन कहने का मकसद यह है कि या तो आप वो वाला पैमाना रखें जो बिल्कुल प्योर हो, ठीक है, या आप वो वाला पैमाना रखें जो 18 का था या 13 का था या किसी भी 13 पे भी यही इल्जाम थे। एग्जैक्टली। तो अगर यही इल्जाम लगने तो फिर हमें पता है कि इल्जाम ऐसे ही चलना है जैसे कि पहले चलता रहा है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर अब्बास साहब, आपने सुना वक्फे से पहले मुशर्रफ ज़ैदी साहब का एनालिसिस ये था, इस्तदलाल ये था कि चूंकि इल्जाम तो 2013 पे भी लगे, 2018 के ऊपर भी लगे कि भी इलेक्शन मैनेज हुआ है, अभी भी अगर कोई खप पड़ती है, वायलेंस होती है, इलेक्शन मैनेजमेंट की बहुत इल्जामात लग जाते हैं, फॉर्म 14, 15, फॉर्म 45 का, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हमजा को मिल जाएंगी 13-14 सीटें, मामला इसी तरह से चलता रहेगा। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून तो इस चीज़ को बिल्ड करेगी, लेकिन इमरान खान के सामने दो ऑप्शंस होंगे। एक ये कि इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो उन्हें कुछ जवाब पैदा करना पड़ेगा कि अगर धांधली हुई है तो उसके जो भी सबूत हैं वो हैं। देखिए, वो पहले से एक फ़ज़ा बना रहे हैं, और वो फ़ज़ा ये बना रहे हैं दो सेक्टर्स के ख़िलाफ़। एक फैक्टर ये कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़ास तौर पे वो टारगेट कर रहे हैं, और दूसरा मिस्टर एक्स। अब यही दो फैक्टर्स जो हैं, ये हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो है इन पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। सईद काजी साहब, इलेक्शन खासा गंदा हो जाता है, नजर आने लग जाता है कि बड़ा मिस्टर XYZ और इलेक्शन कमीशन ने उससे बड़ा असरअंदाज हुआ, इंतजामिया असरअंदाज हुई, खप पड़ जाती है, फॉर्म 14, फॉर्म 15, रिजल्ट रात को होते हैं, सुबह चेंज हो जाते हैं, एविडेंस आने लग जाती है, तो वो इलेक्शन एक्सेप्टेबल हो पाएगा? उसके बाद एक स्मूथ पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश हो जाएगी कि उसके बाद भी जो है स्मूथ पॉलिटिक्स नहीं मिल सकेगी हमजा शहबाज को पंजाब में? देखिए, इलेक्शन तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुआ 70 के इलेक्शन के अलावा। अब उसको भी कंट्रोवर्शियल किया जाता है कि वो तो मशरकी पाकिस्तान वाला रिजल्ट होना चाहिए था। बात ये है कि ये इसी तरह चलेगा। अब आप देखें ना, ये अभी जो है वो हम सब जानते हैं कि इस मौजूदा सेटअप में किस तरफ टिल्ट है हमारी हुक्मरान इश्तियासिया की, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस किस्म का। क्योंकि खान साहब अगर आप अंदर आते हैं तो वो बड़ी वेंजियंस के साथ आएंगे, और वो अब जो मुहावरे खुल रहे हैं, रेड लाइन क्रॉस हो रही हैं, जो इवन लोग पिट भी रहे हैं, वो भी कोई उसका वो आगे बाद में ज्यादा वो सख्त आवाजें जो है उनकी भी निकल रही हैं। ये हम देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि मैं इसको एक और अंदाज से देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस सारी इक्वेशन को आप क्या माशी फैक्टर बिल्कुल तरम बरम कर देंगे। इट विल डिपेंड। ये अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आते हैं तो इलेक्शन चोरी भी करने तो कोई माइंड नहीं करेगा, वो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती। वो जो एक्स फैक्टर है मैशियत का, वो अपना रोल प्ले करेगा, और दिनों में हालात ट्रांसफॉर्म होते हैं। हम देख रहे हैं, कल आपने सदारती माल का अजर देखा है, अल्लाह ना करे हमें ऐसे मनाजर देखने पड़े। लेकिन सवाल ये है कि उनका भी तो कर्जा 120% ऑफ GDP हो गया था, हमारा 80% है, ठीक है। उसका वो हमारे और उनके डिस्काउंट रेट में हाफ अ पॉइंट का फर्क है। तो बात ये है कि यहाँ पे जो असल काम और बातें करने वाली हैं वो ये है कि जनाब हमें इससे कैसे बचना है और निकलना है। अब बात मसला क्या है, इसमें से हमें जो है वो वजीर खजाना साहब ने निकालना है, ये जो हमारे वजीर खजाना है, और फिर ऊपर हमारे वो हुक्मरान है, नीचे ये पंजाब में ये बैठे हुए हैं, इसी को इस बुरान से निकालना। सो बेसिकली तौर पे सईद काजी साहब, आप ये समझते हैं स्कोर से नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रही कि मसला क्या है? इलेक्शन के रिजल्ट कुछ भी आए, पाकिस्तान के माशी और पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उसका कोई हल इलेक्शन के नतीजे में नहीं निकल सकेगा, चाहे कुछ भी इलेक्शन के रिजल्ट आए। अतर काजी साहब, आपकी राय है? और हाँ ठीक है, मतलब आपकी हर बंद राय तो ले रहे हैं, तो अतर काजी साहब आपका भी यही फीलिंग और एनालिसिस है कि ये इलेक्शन से कोई रिजल्ट्स किसी भी तरफ हो, लेफ्ट राइट, इसका कोई इस पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं? आप
तो ऑब्वियसली इस तरह नहीं निकलेगा मसाइल का हल, तो जब तक इकोनॉमिक आपके मसले ठीक नहीं होंगे। लेकिन क्या इसके रिजल्ट के बाद रिएक्शन भी वैसा ही आएगा? मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। पहले मुशर्रफ भाई भी यहां पे जिक्र कर रहे थे, देखें हमने गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान देखा कि वो तमाम जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ थी वो इकट्ठी हुई, उन्होंने जमीन आसमान का जोर लगा लिया। ना वो सड़कों पे उस तरह लोगों को निकाल सके, ना वो कोई बयानियां बना सके। नवाज शरीफ साहब, उनकी जमात इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खौफनाक बयानियां लेके चले, लेकिन वो कुछ तासुर नहीं कायम कर सके। अब हालत ये है कि वो लोग जो बयानियां कंट्रोल करते थे वो अब एक ट्वीट करते हुए भी डरते हैं, वो ट्वीट नहीं कर सकते। तो अब हालात बहुत डिफरेंट है। जिस तरीके से इमरान खान चीजों को लेकर चल रहा है, अगर कोई ये समझता है कि वो बयानिए को कंट्रोल कर लेंगे और चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा जो है मुश्किल होगा हर किसी के लिए। और हालिया दिनों में इसकी हमने क्लियर मिसाल देखी है। तो दूसरा बाकी ये है कि जो भी नतीजा निकलेगा, अगर किसी बड़े पैमाने पे धांधली नहीं होती ऑन द डे, अब ऑन द डे अगर आप बड़े पैमाने पे धांधली करेंगे तो वो पकड़ी जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप 35,000 वोट एक्स्ट्रा डाल देंगे। आजकल अगर धांधली विजिबल होती है तो उसके खिलाफ एक रद्द अमल होगा। मुशर्रफ पे वापस आ जाते हैं। मुशर्रफ कहते हैं कि हालात में एक फर्क पड़ गया। वही कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के अंदर ये नहीं, मैंने सुना, जैसे मैंने पहले कहा, कासमी साहब का तज्जिया जो है वन ऑफ माय फेवरेट्स इन द डिस्कोर्स टुडे। देखें, और ये भी बड़ी, लेकिन फंडामेंटल्स आप समझते हैं नहीं चेंज हुए इस ढांचे के? देखिए, ना सिर्फ फंडामेंटल्स नहीं चेंज हुए, बल्कि ये जो हमारा कहना है कि अगर पकड़ी जाएगी, मेरा कहना ये होगा कि चाहे पकड़ी जाए या नहीं, जो पावर ऑफ नैरेटिव है इस वक्त इमरान खान के पास, उनके सपोर्टर्स के पास, वो हकायक से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई नहीं है। और ये मैं तनकीदन नहीं कह रहा, ये मैं तारीफन कह रहा हूं। कहने का मकसद ये है कि चाहे धांधली हो या ना हो, अगर इमरान खान 20 में से 16-17 नहीं जीते, जिस तरह अभी सईद साहब ने फरमाया कि 16 और 4, जिसपे मुझे बार बार कम से कम किसी रिपोर्टर का बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और यकीनन देखें ना, मैं किसी के तज्जिए की नीयत को तो मैं नहीं, जिस तरह मैं नहीं चाहूंगा सनौला ने भी कहा कि हम जीतेंगे 16। किसने कहा? राना सनौला साहब ने। तो देखे ना, अब ये दो मुतजाद पहलू हो गए ना। 16 और 4 जो है पीएमएल नून के हक में मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कह रहे हैं, और एक ऑन द ग्राउंड रिपोर्टर जो है वो 16 और 4 पीटीआई के हक में। इमरान खान साहब का भूल गए, वो कह रहे हैं हम 19 लेंगे। कहा ना उन्होंने भी कहा। हाँ, अब कहने का मकसद ये कि धांधली हो या ना हो, अगर 19-1 ना हुआ तो धांधली हुई है। और इमरान खान ने ये फैसला करना है कि उन्होंने ये बयानियां आगे लेके चलना है, और ये बयानियां चलेगा नहीं, और ये बयानियां सिर्फ चलेगा नहीं। पॉलिटिकल रेट्रिक होता है ना, कि अगर इमरान खान को 14 मिल जाती हैं सपोज, तो फिर क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो कुछ खुशफाता मनाएंगे, कहेंगे 2 और भी मिलनी थी। मुझे नहीं पता कि कौन क्या कहेगा, लेकिन इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल के 14 मिलने वाली है, बट उसको हम अलग रख देते हैं। मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये है कि इवन अगर 9 जो जरूरी हैं वो मिल जाती हैं, लेट्स से कि 11-9 हो जाता है, जो आप कह रहे हैं मैजिक नंबर पूरा हो जाता है, तो इमरान खान शोर मचाएंगे। कहने का मकसद ये है कि जो ज्यादा बड़ा टॉपिक है ना, जो ऑनेस्टली मेरा नहीं ख्याल कि हम इस वक्त वो डिस्कस कर पाएंगे, वो ये है कि इस मुल्क में क्या बोला जा सकता है, क्या नहीं बोला जा सकता, उसका फैसला जो है वो लोग जो बोल रहे हैं उनके पास होना चाहिए। जो बयानिए की बात काज़मी साहब ने फरमाया, जिस गुस्से से चीजों को बयान किया जा रहा है कुछ सर्कल्स में, इसी गुस्से का इजहार जब पीटीएम के एक्टिविस्ट ने किया, तो आपने हमारी कानों पे जू नहीं रिंगी थी। जनवरी 2018 से अब तक बलूचिस्तान तो बिल्कुल ही छोड़ देना, वो तो किसी के अटेंशन के काबिल नहीं है। उधर सिर्फ बम गिराना, नवाब अकबर बुगटी को मारना और टेररिस्ट को हंट करना जो है वो हमारा काम है। हालांकि वो सबसे जो है अमीर प्रोविंस है रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जी। वो हमारा दुबई अबू धाबी हो सकता है अगर एक्सप्लोर हो सके। वो एक्सप्लोर क्यों नहीं हुआ? वो हमारी नाअहलियत है बहैसियत कौम के, और उसमें बलोच अवाम का कोई फॉल्ट नहीं है। तो जब बलूचिस्तान के लोग या पीटीएम के लोग गालम गलोच इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुल्क दुश्मन हो जाते हैं। और उनको मुल्क दुश्मन करना भी जरा आसान है, क्योंकि वो एक्सेंट के साथ उर्दू बोलते हैं, उनको टीवी पे बुलाया नहीं जाता। जब वो बुलाया जाता है तो वो अपने लिहाज से जो उनके लिए अहम बातें वो करते हैं, जो हमारी मेन स्ट्रीम में काबिल कबूल नहीं है। अब जो हमारे मेन स्ट्रीम के लोग हैं, जिसमें हमारे बहुत प्यारे बहन भाई जो है शामिल हैं, वो उसी जबान का, उसी तंग ज़हनियत का जो है वो शिकार हुए हैं, जो पहले ये बाकी सब लोग। तो अब उनको भी समझ आ रही है? नहीं, उनको नहीं समझ आई। ये एक्चुअली कहने का मकसद ये था, ये जो बयानिया है, ये जो गुस्सा है, ये सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को उनकी कुर्सी से हटाया। अच्छा, मजहर साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये, अगर आप मुझे सही सुन पा रहे हैं,
कि मेरा ये इस्तदलाल और आर्गुमेंट है कि पाकिस्तान में कभी भी कोई बहुत टॉलरेंट सोसाइटी तो खैर नहीं थी, लेकिन अब जो इनटॉलरेंस है उसके लेवल्स भी गिर गए। जैसे पिछले 20 बरस में जब से मैं पाकिस्तानी मीडिया का हिस्सा हूं, मैंने नहीं देखा कि एक प्रोमिनेंट टीवी एंकर को बाकायदा गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा के सलाखों के पीछे डाला जाए और उसको शहर टू शहर, अदालत टू अदालत, कोर्ट टू कोर्ट उसको फिराया जाए, हथकड़ियां लगाकर तमाशा यानी उसको दिखाने के लिए, उसको इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जाए। उसको इस्लामाबाद से अटक ले जाया जाए, अटक से उसको पिंडी लाया जाए, पिंडी की अदालत छोड़ दे तो फिर अटक की अदालत छोड़ दे तो उसको चकवाल ले जाएं, फिर चकवाल की अदालत जो है वो फिजिकल रिमांड ना दे तो उसको लाहौर ले जाएं, लाहौर की अदालत छोड़ दे तो फाइनली फिर उसको सुपीरियर जुडिशरी जो है लाहौर हाईकोर्ट उसको छोड़े। और फिर पंजाब का जो लॉ मिनिस्टर है, जिनसे कभी ये तवक्को नहीं थी, वो इसको डिफेंड करे। इससे पहले हमने देखा मतीउल्लाह जान को, बहुत से लोगों को उठाया गया, एक रद्द-ए-अमल हुआ मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासी हलकों का। उठाने वालों ने को लगा कि ये चीज हाथ से निकल गई है, उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस दफा ये ऐसा कोई सीन नहीं था। अगर पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी, और मैं बहुत ही नॉलेज के बेसिस पे मदर अब्बास साहब के कह रहा हूं, आप इससे वाकिफ हैं कि बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, बिकॉज मेरी आपसे डिस्कशन मुसलसल चल रही थी, आपकी इसमें हमायत और तायद रही। अगर पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी जो है इस पे स्टैंड ना ले लेती तो इमरान रियाज को ईद से पहले नहीं छुटना था, उसको पूरे महीने तक इसमें। ये आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड है, मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल में हम अचानक पीछे चले गए। जनरल मुशर्रफ ने, हालांकि मिलिट्री डिक्टेटर था, उसने ज्यादा लिबरल ऑर्डर खड़ा किया था। यहां हम उस लिबरल ऑर्डर को पाश हो गया है और हम जा रहे हैं 80 और 90 की दिहाई में। एम आई राइट सर? मुहीद, इस पे जाहिर है ये अहम तरीन सवाल है। इस पर आने से पहले सिर्फ एक वन लाइनर देखिए, अगर इमरान खान जीत जाते हैं ये इलेक्शन और अच्छी खासी नशिस्तें ले लेते हैं तो ये किस किस की शिकस्त होगी? ये जो जाहिर है मुस्लिम लीग नून की तो होगी पूरी हुकूमती इत्तेहादियों की। ये बड़ी खतरनाक सा सवाल है आपका वैसे। ये किस किस की शिकस्त? अभी से म्यूट कर दें। इमरान खान आज लाडले नहीं है, ये आज के लाडले की शिकस्त होगी। इमरान खान आज जो है वो न्यूट्रल के साथ नत्थी नहीं है, ये उनकी होगी जो आज जो है वो नत्थी नजर आते हैं। ये न्यूट्रल, ये सर वो नाम चेंज हो गया है, वो एक्स और वाई में हो गया। बरादरी और जात पात पर यकीन रखते हैं, और जो सियासत जात पात की होगी, ये पार्टी को अगर वोट पड़ता है, ये इमरान खान अगर जीतते हैं तो ये पार्टी को वोट पड़ेगा, ये इंडिविजुअल को वोट नहीं पड़ेगा, और ये एक अच्छा ट्रेंड होगा, बुरा नहीं होगा। और सबसे मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोटों की सियासत को डिस्करेज करेगी ये चीज। ये दूसरी अहम बात ये जो है, देखिए मैं तो एक तो बताऊं, वाकयात तो बहुत हैं, बेशुमार वाकयात हैं जिसमें कोड़े भी लगे हैं, इधर से उधर भी ले गए हैं, ऐसे वाकयात वो तो 80 की रिहाई थी ना, मैं वही तो कह रहा हूं। नहीं, वही बिल्कुल हम वो 1980s है, मार्शल लॉ था। जी उसी तरफ गए हैं। ये जो सूरत हाल थी, इमरान रियाज इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि उनकी गिरफ्तारी शो कर दी गई। उनको ये खुश नसीब है कि उस पे इतना मीडिया पावरफुल है कि मीडिया ने इतना शोर बताया कि वो टॉप ट्रेंड बन गया। तो उनके लिए, हुकूमत के लिए मुश्किल हो गई। लेकिन मैं हैरान हूं, और ये सही आपने कहा, सोशल मीडिया ने बनाया। मजर 33 टेलीविजन चैनल में से एक आध के अलावा किसी ने नहीं उठाया, सिर्फ सोशल मीडिया पे करोड़ों आदमी खड़ा हो गया पूरी दुनिया में। खुदा ना खास्ता किसी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल ने इमरान रियाज को ट्रेंड नहीं बनाया। मैं यही आपसे बात कह रहा हूं। जो एक था उसको भी थप्पड़ लगा, धमकी लगी, वो भी चुप हो गए। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं। मेरी बात तो सुन ले, आप अपनी बात किए जा रहे हैं। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि देखिए, मैं इमरान रियाज या XYZ, बहुत से लोग उनकी सहाफत और मेरी सहाफत में इख्तलाफ हो सकता है, उनकी राय और मेरी राय में इख्तलाफ हो सकता है। ये रियासती जबर था, ये रियासती वो अंदाज थे जो हमने माजी में देखे हैं। ये वो ट्रेंड्स थे जो बहुत ख़तरनाक हैं। ये जो आप 15-15, 16-16, 20-20 FIRs रजिस्टर करने का मतलब सिर्फ एक होता है कि इस आदमी पे दबाव डालो, इसको तंग करो, इसको सताओ, इसको तोड़ने की कोशिश करो। ये वाहिद तरीका होता है। FIRs जब आप इतनी FIRs करते हैं तो ये आप तोड़ने की कोशिश करते हैं।
और वो मुझे नहीं लगता, मैंने इमरान रियाज जब रिहा हुआ मेरी बात हुई थी, मुझे नहीं लगता कि सब तक अच्छा, मैं एक सेकंड मजहर अब्बास मुशर्रफ भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक और टॉपिक की तरफ जाना चाह रहा हूं, आपको क्विकली कमेंट। वेरी क्विकली देखिए, मजहर अब्बास तो हर दफा जो है आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा अहम है कि कितनी FIRs नजम सेठी के खिलाफ काटी जा चुकी हैं, कितनी जो है हामिद मीर के खिलाफ काटी जा। देखें, हमारा इख्तलाफ इमरान रियाज से भी हो सकता है, हामिद मीर से भी हो सकता है, मेरा आपसे भी हो सकता है रहता है, सख्त इख्तलाफात है। क्या मैं चाहता हूं कि आपको उठा के जेल में डाल दिया जाए क्योंकि आपकी मेरी बनती नहीं है? मैंने एक्सप्लेन यही किया है, मैंने मुशर्रफ यही एक्सप्लेन किया कि नहीं है। आज हम रियाज के लिए बोल रहे हैं, इमरान रियाज के लिए मैं भी बोला हूं, लेकिन हमने हमेशा से इस तरह आवाज नहीं उठाई। मैं थोड़ा सा एक और टॉपिक चल रहा, गिरफ्तारियां नहीं हुई ना, सलाखें नहीं हुई हैं, FIR काटी, उठा भी लिया गया, मतियुल अजान को जो उठाया गया और लोगों को उठाया गया, उमर चीबा को उठाया, ये नहीं गोलियां लगी है यार, गोलियां लगी, सार आलम को गोली लगी है, आपने उस पर भी आवाज उठाई थी, मुझे मैंने उठाई, मैंने कॉल भी किया, हामिद को गोली लगी है, ये बड़ी सीरियस। सलीम शहजाद जो है वो शहीद हो गया, मतलब ये हमारे सामने हुआ है। इस पे तो एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। मैं एक और इशू की तरफ आना चाहता हूं। अतर काज़मी साहब, हमने एक और चीज देखी जिसकी अब हमारे सामने हकीकत आई। नाज़रीन और अतर काज़मी साहब, जब ये चीज हमारे सामने आई तो हमने पहले यही समझा कि ये एक फैमिली है जिसकी 3 लड़कियां हैं, एक उनकी मां है, 4-5 लोग हैं, और इन्होंने आके हूटिंग शुरू कर दी एहसन इकबाल साहब के ऊपर, और वो वहां खड़े अपना बर्गर वगैरह खरीद रहे थे। लेकिन अब ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि ये एक डिस्कशन थी जिसमें एहसन इकबाल को पहले खातून ने यह कहा कि आप चोरों को सपोर्ट क्यों करते हैं, यानी अगर आप चोर नहीं है। एहसन इकबाल साहब ने जवाब में कहा कि नवाज शरीफ की जूती की भी बराबर इमरान खान नहीं। तो यूं ये चीज इंस्टिगेट हुई अतर काज़मी साहब, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने, मुअज़्ज़ज़ एहसन इकबाल साहब ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें वो विक्टिम बन गए। एक चीज इग्नोर हो सकती थी, उन्होंने ये भी कहा कि मैं माफ कर रहा हूं, मैं FIR रजिस्टर नहीं करूंगा, हालांकि हमने लॉयर्स के साथ चेक किया है, किसी कानून के तहत हूटिंग करने के ऊपर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है FIR नहीं हो सकती, कोई किसी को मारे पीटे। हमने ये भी देखा कि अब किस तरह से मार्च के महीने के अंदर शदीद वायलेंस की गई एक शहरी के साथ एक 5 स्टार होटल के अंदर, और उसमें सियासी जमातों ने ना तो मजम्मत की, दोनों बड़ी सियासी जमातों ने जो इस वक्त मजम्मत कर रही हैं, ना FIR रजिस्टर हुई, ना होटल ने कुछ किया। यहां से इन लोगों के फेशियल इमेजेस निकाल के उस फैमिली का ताकुब किया गया, जो हमारे पास बड़ी मुसद्दिका इतलात हैं कि गवर्नमेंट की एजेंसीज जो थी उनको इस्तेमाल किया गया। अता तारड़ साहब इसको लीड कर रहे थे, जिसके नतीजे पे इस फैमिली को डायर कॉन्सिक्वेंसेस की थ्रेट्स देके उनको कहा गया कि लाहौर से नौरोवाल जाएं माफी मांगने के लिए, और फिर एहसन इकबाल साहब ने बहुत ही प्राउडली जो है उसको ट्वीट भी किया। ये मुझे लगता है कि ये तो एक ऐसी चीज खड़ी हो गई है जो क्लियरली 1980s में चले गए हैं, बिल्कुल ओपन फैशिज्म है। देखिए, ऑब्वियसली जो एहसन इकबाल साहब के साथ वहां पे वाकया पेश आया नापसंदीदा है, लेकिन जमहूरी माशरों में ये तो आए रोज इस तरह की चीजें होती हैं। बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में आप आए रोज मिनिस्टर्स को, सेनेटर्स को देखते हैं, लोग उनको हैकल भी करते हैं, और बेलातादाद मिसालें जो मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ पे कौन लोग इसके ऊपर ज्यादा तनकीद कर रहे थे। हमारे यहाँ एक ऐसी सख्त लफ्ज है, मैं सख्त लफ्ज यूज नहीं करता, ऐसी हिपोक्रेसी है कि अगर आप इखलाकियात की बात करें, ज्यादातर लोग वो यूथ की इखलाकियात के हवाले से बात कर रहे होते हैं जो एक पार्टी के सपोर्टर्स के लिए एक इंतहाई गलीज गाली से निकला हुआ, मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो एहसन इकबाल साहब ने भी उस वाकये के बाद एक खातून के लिए इस्तेमाल किया। क्या एहसन इकबाल को वो जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी ट्विटर के ऊपर? फिर क्या उन्होंने उसके ऊपर माफी मांगी? फिर उन्होंने उसमें गोगी का जिक्र भी कर दिया, पीरनी का जिक्र भी कर दिया, फिर उन्होंने उस फैमिली को अपने घर बुला के सामने बैठा के माफी, हो सकता है फैमिली खुद गई हो, लेकिन किसी भी महज़ब मगरबी माशरे में एक ताकतवर हुकूमती शख्सियत आम शहरी को घर बुला के, और आम शहरी बेशक अपनी मर्जी से माफी मांग रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तस्वीर शेयर करे, तो क्या मीडिया के अंदर आपको आउटरीच नजर नहीं आएगी? लेकिन यहां पे हमारे मीडिया के दोस्तों ने यह कहा कि इस फैमिली को निशाने इबरत बना दो, इसको पुलिस के हवाले कर दो। भाई कौन सा उन्होंने ऐसा जुर्म कर दिया? छोटी सी आपको मिसाल दूंगा, गॉर्डन ब्राउन ने एक खातून को हैकल करने के ऊपर तंग नजर कहा था, बरतानवी वजीर आजम को 200 मील सफर करके वापस उसके घर जाना पड़ा खातून के, और माफी मांगनी पड़ी, इसलिए कि मीडिया में आउटरीच आ गई। तो यहाँ पे हमारे मीडिया का जो मिजाज है वो भी उसके दौरे में आ रहे जी। बिल्कुल, मेरे पास वक्त बड़ा कम है। मुशर्रफ साहब, क्या एहसन इकबाल साहब को इतना शदीद रद्द-ए-अमल करना चाहिए था हूटिंग के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। ना वो हूटिंग होनी चाहिए थी, ना कोई रिएक्शन होना चाहिए था। ट्विटर पे आप भी रोजाना, और हम भी, और बाकी जो दोस्त हैं, मजहर भाई भी, मैं देखता हूँ, काज़मी साहब भी, हम सबको तारीफ भी होती है,
गाली भी निकलती 100 में से एक आध बंदा जो है वो कोई अच्छी बात कह जाता है, जिसकी बदौलत हम जो है उसके लिए दुआ करते हैं, खुश भी होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ, एक वकार और एक एजाज है कि लोग आपकी बात को सुने और पसंद करें। और 50 एक बंदा जो है वो, या 30 या 40, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का मूड है, क्या टॉपिक है, कौन बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, आपको गालियां भी पड़ती हैं। आप उसको जवाब देने में अगर लग जाएं तो सिर्फ आप इसी पे रह अच्छा, मैं सही काजी साहब आपको नहीं ले पाऊंगा, वक्त मेरा खत्म हो गया। अंग्रेजी की एक प्रोवर्ब के ऊपर, जो कि अमेरिकन लिटरेचर का प्रोवर्ब है, उस पर मैं बात को खत्म करता हूं। स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, बट वर्ड्स कैन नेवर हर्ट मी। ये बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल है वेस्टर्न डेमोक्रेसी का। काश के पाकिस्तानी सियासत में इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती।